करीब 4 महीने से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक उतना सियासी शोर भारत में नहीं मचा जितना कि पिछले ही कुछ दिनों में सुनाई दे रहा है। और अब अचानक से बांग्लादेश के मुद्दे पर करीब करीब हर दल के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अत्याचार के खिलाफ बोलना जरूरी है या फिर कोई सियासी मजबूरी है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को अब बोला है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने असेंबली में आज बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश के मामले में खुद प्रधानमंत्री दखल दे, वहां यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजने की भी बात कही जा रही है। ममता ये भी कह रही हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेशी हिंदुओं को बंगाल सरकार पनाह देने के लिए तैयार है। तो वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री से कहा है कि अब हस्तक्षेप करना जरूरी है, बांग्लादेश के हिंदुओं को उनके हाल पर अब नहीं छोड़ा जा सकता। पर सबसे बड़ी बात, महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की चीफ है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो तो गलत है, पर बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का हाल है वो दोनों एक ही समान है। देखिए, बांग्लादेश में बहुत बुरा है। वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में, तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर इस्कॉन प्रमुख को गिरफ्तार करा दिया, जो लोग वैध वीजा लेकर के हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको रोक लिया गया। हमारी सरकार कर क्या रही है? अपना इकबाल दिखाए ना। बांग्लादेश भी हमको आंख दिखाएगा। बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म होगा, हम खामोशी के साथ बैठ करके तमाशा देखेंगे क्या? क्यों हम उनके साथ व्यापारिक रिश्ते नहीं तोड़ते हैं? हम क्यों नहीं फैसला करते हैं कि हमें बांग्लादेश जैसा मुल्क भी हमें आंख दिखाने की अगर काम करेगा तो फिर हमें अपने ऊपर शर्म आती है। जहां बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अब पूरा विपक्ष चिंतित दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं, ममता बनर्जी असेंबली के अंदर बोल रही हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये कुछ नहीं, महज घड़ियाली आंसू है। अब उन्हें समझ में आ गया है कि हिंदू वोट की क्या अहमियत है, खासतौर पर जो हाल ही में चुनाव के नतीजे आए हैं उसके चलते हिंदू वोट की अहमियत अब सबको महसूस हो रही है और इसीलिए अब बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी वो आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने खासतौर पर ममता जी के ऊपर निशाना लेते हुए कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए घड़ियाली आंसू तृणमूल कांग्रेस ना बहाए। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के लिए रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन को ही लेकर के सवाल उठाए थे। रेडिकल गवर्नमेंट, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, एंटी हिंदू गवर्नमेंट, फॉर दैट रीजन दे आर ट्राइंग टू destroy the temples and illegal detention of the Hindu monk and saints. मानवाधिकारों का हनन इस समय बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, मानवता का कत्ल बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। और ऐसे में मैडम महबूबा मुफ्ती ने जिस प्रकार बांग्लादेश की तुलना अपने बयान में भारत का जिक्र करके की है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, ये राष्ट्रद्रोह है। तौड़ी में आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। अब तक जिस मुद्दे पर सबने चुप्पी साध रखी थी, अचानक उन्हीं बांग्लादेशी हिंदुओं की चिंता कैसे, क्या नया सियासी मोहरा बन गए हैं बांग्लादेशी हिंदू? और क्या धर्मनिरपेक्ष भारत और कट्टरपंथी बांग्लादेश की तुलना करना भी ऐसी ही राजनीति का हिस्सा है? प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है, बीजेपी समर्थक करण वर्मा जुड़ गए हैं, बादल देवनाथ नेता तृणमूल कांग्रेस के और प्रवक्ता पीडीपी सैयद तजम्मुल। सबसे पहले आपसे पूछूंगी प्रेम शुक्ला जी, आप बस बयान देते रह गए, ममता बनर्जी तो सीधे कह रही है यूएन जाइए, यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात कर दीजिए। ठीक है, अच्छा है, कम से कम उनको हिंदुओं की चिंता हुई। ममता बनर्जी जी को चिंता तो हुई हिंदुओं की, यही बहुत बड़ी बात है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं
बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरुद्ध भारत स्वाभाविक तौर पर मुखर रहेगा। नहीं, पर वो वहाँ कह रही है के असली चिंता अल्पसंख्यक उनको समुदाय है, की रक्षा करना। वो अपना दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ बयान दे रहे हैं। वो कह रही हैं और एक्टिव हुई है, रक्षा कीजिए उनकी। हाँ, वो बंगाल में रक्षा करने को तैयार नहीं है, बांग्लादेश की बात कर रही हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या हो जाती, शांत रहती हैं। मालदा में थाना जो है जिहादी शक्तियां फूंक देती, शांत रहती हैं। किस तरह से उन्होंने जो है एक व्यक्ति को पाल रखा था और वो किस तरह से हिंदू महिलाओं, दलित महिलाओं पर बलात्कार कर रहा था, ये पूरे देश ने देखा है। वो पहले बंगाल के हिंदुओं की तो रक्षा कर दें, फिर घड़ियाली आंसू बहाएं। यही तो कह रहे हैं हम लोग कि घड़ियाली आंसू उनके बहें, लेकिन पहले बंगाल में हिंदुओं की जिहादी शक्तियों से रक्षा कर दे। रही बांग्लादेश के हिंदुओं की बात, तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, निश्चित तौर पर सारे अल्पसंख्यक समुदाय की जितने भी वैश्विक मानवीय संगठन हैं, सारे संगठनों में उनकी रक्षा की गुहार लगाई जाएगी और उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी रक्षा हो। बादल देवनाथ जी, असली हिंदू तो खतरे बंगाल में ही है, बांग्लादेश की चिंता आप बाद में कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी को मैं क्या बताऊंगा। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्म के लोग लगभग 10.5 कोटी लोग ममता बनर्जी के राज में सब सुरक्षित है। ये आप जब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश भी जानता है। और दूसरा बात है, ममता बनर्जी खुद एक ब्राह्मण है और उसके घर में हर साल काली पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है और सारी पूजा में, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, सारी मुसलमान के त्योहार में, सभी त्योहार में ममता बनर्जी भाग लेते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ममता बनर्जी आज विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया, यूनाइटेड नेशन से आप लोग बात कीजिए, और इसके 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ममता बनर्जी आप लोगों को, पूरे देश के लोगों को, देश के प्रधानमंत्री को भी बताया इस विषय में, बांग्लादेश के विषय में, हिंदुओं को सुरक्षा के लिए देश जो डिसीजन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगा, हम सब वही मानेंगे। ये तो पहले कोई भी मुख्यमंत्री बोलने से पहले बंगाल के बॉर्डर के पास सबसे बड़ा बॉर्डर जिसका है, जो बंगाल में है, बंगाल के मुख्यमंत्री सबसे पहले बता दिया और मोदी जी भी ये जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन हम सब चिंतित है क्योंकि ये बॉर्डर के आसपास बहुत सारे जो लोग आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए, लेकिन वो लोग भी आने में उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रक जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस के बारे में प्रॉब्लम हो रहा है, हर विषय में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन बंगाल में हिंदुओं को सुरक्षा देना बंगाल की बात है। इसलिए ममता बनर्जी आज विधानसभा में यूनाइटेड नेशन का बात किया। यूनाइटेड नेशन में आप लोग बात कीजिए, राष्ट्र संघों को इस विषय में चर्चा करना चाहिए और बांग्लादेश के विषय में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये ममता दीदी देखिए, करण वर्मा, बादल देवनाथ कह रहे हैं वो हिंदू ही नहीं है, वो ब्राह्मण है, इसलिए ज्यादा चिंतित है वो। पद्मजा जी, सबसे पहले तो इनको फिर माफी मांगनी चाहिए जो इन्होंने सीएए कानून का विरोध किया, जिसमें कि वहां के सताए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध सबको जब एक सिटीजनशिप देने का एक कानून आया, किस तरह से ये सड़कों पे उतर आए, किस तरह से इन्होंने ये झूठ और भ्रम फैलाया कि यहाँ के मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। इसके लिए सबसे पहले तो बादल जी को माफी मांगनी चाहिए और ममता बनर्जी सरकार को माफी मांगनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, ये जो आज ज्ञान दे रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम सौहार्द का और एकता का, मैं इनको जरा याद दिलाता हूं। किसी ने एक ये शब्द कहे थे कि मुस्लिम तो दूध देती गाय है, कभी कभी अगर लात भी मारेगी तो हमें सहनी पड़ेगी। याद आते हैं बादल जी ये शब्द थे ममता बनर्जी के। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने दुर्गा पूजा के दिन मूर्ति विसर्जन पे रोक लगा दी थी क्योंकि मुहर्रम था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको झड़प लगाई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2017 में तैयारी से आता हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं। मेरी बात होनी होगी। बादल जी, आपने पूरी अपनी बात कही, उनके पॉइंट सुन लीजिए, फिर आप सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है बंगाल में पहले ही हो चुका है। एक सेकेंड पद्मजा जी, 20 सितंबर 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको झड़प लगाई थी
कि आप कहां तक ले आए हिंदू मुस्लिम को कि दुर्गा पूजा के इमर्शन के खिलाफ एक नोटिफिकेशन आपने जारी कर दी। ये आज ज्ञान देंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। जो कहते हैं ये हिंदू इलाके हैं, मुस्लिम इलाके हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे रामनवमी हो, हर बार शोभा यात्रा पे हमला होते हैं। और ममता बनर्जी ने कहा ये हिंदुओं की गलती है, क्यों जाते हैं मुस्लिम घरों में। 53 लोग पंचायत चुनाव में मार दिए जाते हैं। 2021 की पोस्ट पोल वायलेंस होती है और आज आप ज्ञान देने चले। ये तो वही बात हो गई ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बादल चलिए देवनाथ। अच्छी बात है, आज अगर आपका दिल धड़का है हिंदुओं के लिए, सबसे पहले माफी मांगी सीएए को अपोज करने के लिए। झूठ बोल रहा है, क्योंकि 6-7 साल पहले जो हुआ था बंगाल में, सीएए को अपोज नहीं किया आपने। जिला में कोई कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहा था दुर्गा पूजा को विसर्जन को लेकर, किया कि नहीं किया, वो हाईकोर्ट में किया था। हाईकोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर रोक लगा था। इलाका था वो पाक्सगाज इलाका था। सीए का बताइए, बंगाल में हाईकोर्ट में कोई डिसीजन नहीं, सीए का बताइए, क्या अब आप मानते हैं कि सीए अब जरूरी है? जिस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सीए जरूरी है आज, आप मानते हैं क्या? क्योंकि आपको उन्हीं की चिंता है, यही हिंदू है जिनकी चिंता आप जता रहे हैं। सीए के तहत उनको ले आइए भारत के अंदर। मैडम आप लोग जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल लीडर नहीं है मैडम। सीए अलग बात है, एनआरसी अलग बात है। सीए का मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी अलग बात है। असम में तो आप लोग तो हिंदुओं को रोक नहीं पाए। 19.5 लाख के अंदर 14.5 लाख हिंदुओं को आप लोगों ने विदेशी घोषित किया। भाजपा को याद है हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या किया आसाम में। हेमंत बिस्व शर्मा पे चले गए, यहाँ बात ममता बनर्जी की हो रही है, सीए की हो रही है, उसका जवाब दीजिए। किया तो ये सीए एनआरसी के बाद आप लोग बंगाल में सीए में एक भी आदमी एक भी और कोई भी नहीं अपील नहीं किया सीए के बाद। सीए में जो सीए लागू हुआ है ऑनलाइन में दे दिया, कोई भी अपील नहीं किया। तो बंगाल में सीए का बात, लेकिन बंगाल एक ही बात है, जो इलेक्शन पलट गए हैं, जो रूल्स है कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स जो है वही सभी धर्म के लोगों को लेके बंगाल में ममता दी चल रही है। ये आप सब जान रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन पे कहां पहुंच गए? देखिए मुद्दा बहुत सीधा है। आप मान रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। सीए यानी कि नागरिकता कानून क्या कहता है कि हमारे पड़ोसी देश पे अगर किसी अल्पसंख्यक पर अत्याचार होता है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आप भी आज मान रहे हैं कि यह जरूरी है कि अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के ऊपर, और इसी को लेकर के कानून आया था। फिर भी मैं आपको बोलूंगा, सीए अलग बात है, एनआरसी अलग बात है। एनआरसी सीए का यहाँ पर बंगाल में कोई जरूरत नहीं है। बंगाल में शांति स्थापना के लिए ममता बनर्जी जो कदम उठाना चाहिए वो सब कुछ कर रहा है ममता बनर्जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी बार बार सर्टिफिकेट दे रहा है ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी कलकत्ता के अंदर पूरा कलकत्ता शहर पश्चिम बंगाल सेफ है इस विषय में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे रहा है। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे बादल जी, इसको मैं दूसरी तरफ से पूछ लेती हूँ। आज क्या आपने और मुख्यमंत्री जी ने ये माना है कि हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल मैडम हो रहा। क्या आज मुख्यमंत्री ने माना कि इन अल्पसंख्यकों को भारत के अंदर शरण मिलनी चाहिए, हाँ या ना? बांग्लादेश में क्यों मैडम, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, पूरे विश्व में जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा हम सब कुछ कह सकते हैं। उनके सुरक्षा के लिए हम सबको एकजुट होकर। तो नागरिकता कानून क्या कहता है? यही कहता है कि कहीं भी हमारे नेबरहुड में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो, उनको भारत में शरण दी जाए। चंबल इलाका में जब दंगा होता है हम सब कहते नहीं है, हाथरस में जब होता है, महाराष्ट्र में जब दंगा होता है, गुजरात में दंगा होता है, हम सब कहते नहीं सब एक साथ संप्रदाय को रोक के सब एक साथ चले। बादल जी छोटी सी बात पूछी थी आपसे बांग्लादेश और बंगाल के बारे में, आप हाथरस कहां पहुंच गए? पर एक सेकंड, कानून की बात एक तरफ, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। कानून की बात एक तरफ है, कानून की बात एक तरफ है, अगर आप नागरिकता कानून को छोड़ दीजिए, आज वो कह रही है आज हम शरण देने को तैयार हैं। बांग्लादेश में जो भी प्रताड़ित है, जो भी परेशान है, आज हम शरण देने को तैयार हैं और अपनी रोटी भी उनसे बांटने को तैयार है। कोई बात नहीं, अगर कमी हो तो। बांग्लादेश में लड़ाई करने के लिए जगह दीजिए, किसी को शरण देने के लिए नागरिकता कानून का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं? अब शांत हो जाएं भाई, आदरणीय देवनाथ जी थोड़ा शांत हो जाएं। देखिए पद्मजा जी, किसी भी नागरिक को
वो पाकिस्तान में से शरणागति ले रहा हो, वो बांग्लादेश से शरणार्थी हो, वो अफगानिस्तान का शरणार्थी हो, वो वहाँ से उत्पीड़ित करके जो नागरिक भारत आएगा उसको शरण आप कानून नहीं देंगे ना, कोई कानून बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो वही कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना, और जब वो कानून बना और 2014 के पहले के आए हुए नागरिकों को फिर पीछे बोलने लगे। पद्मजा जी ये क्या तरीका है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इनके पास तर्क नहीं है तो चिल्ला रहे हैं। पूजा नहीं हुआ, नारायण पूजा नहीं होगा। पद्मजा जी नहीं, ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो, केंद्र सरकार का तुरंत हस्तक्षेप बांग्लादेश के अंदर किया जाए प्रधानमंत्री के स्तर पर। ठीक है सर, आपका सवाल पूछ लिया। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप प्रधानमंत्री के स्तर पर बांग्लादेश में। प्रेम शुक्ला जी। जी, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही शरणार्थियों को यहाँ पर शरण दी गई। तब तो ये चिल्ला रहे थे कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि तब इनको मुस्लिम तुष्टीकरण के वोट चाहिए थे। आज इनको लग रहा है कि हिंदू भी एकीकृत हो गया, तो ये जो दुर्गा पूजा प्रतिबंधित करने वाले थे, सरस्वती पूजा प्रतिबंधित करने वाले थे, हनुमान जयंती प्रतिबंधित करने वाले थे, जो जमीयत इस्लामी के कार्यक्रमों में जाया करती थी ममता जी, अचानक उनको इस बात का साक्षात्कार हो गया कि नहीं, बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए। चिंता कीजिए, लेकिन पहले आपने जो पहले अपराध किए हैं उस पर क्षमा मांग लीजिए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को लेके भारत पूरी तरह से सजग है और सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके लिए बात करने के लिए तैयार है, वो निश्चित है, और ये बातें चल रही हैं। लेकिन सुश्री ममता बनर्जी आज जो बात कर रही है, आप मुझे बताइए ना, किसी को शरण जो है बिना किसी कानून के देश दिया जा सकता है क्या? इस देश में शरणार्थियों के लिए कोई नियम कानून होगा कि नहीं होगा कि 2014 के पहले जो शरणार्थी है उनको निकाल दो, अभी जो नए नए हैं उनको ले लो? ऐसा ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी के फितूर के आधार पर अंतरराष्ट्रीय नीतियां नहीं बनेगी ना। अंतरराष्ट्रीय नीतियां जो बनती हैं पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित नागरिकों के लिए जो नीतियां बनती हैं, बादल जी आपको उसमें कुछ जो है सम्यक संतुलन होगा कि नहीं होगा? आपको एक पुराना बयान याद दिला दूं। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने 25 जुलाई 2024 को बोला था कि जो शरणार्थी, और यहां पर उस वक्त जो हिंसा चल रही थी और जब भारत की सरकार कह रही थी कि कोई भी जो इल्लीगल शरणार्थी हैं उन्हें हम अपने देश में नहीं रखेंगे, ममता जी ने बोला था कि हमारी सीमाएं खुली हैं, हम उनको शरण देने को तैयार हैं। आज हिंदुओं के बारे में बोलने के लिए 4 महीने क्यों लग गए? उस वक्त उन्होंने जब ये कहा था तो शेख हसीना की सरकार थी और शेख हसीना की सरकार ने अधिकृत तौर पर इस पर अपनी आपत्ति जताई थी। फिर भी उन्होंने कहा था नहीं, हम जितने लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं उनको शरण देने को तैयार है। मैडम प्लीज सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। ममता दीदी, नरेंद्र मोदी जी, सोनिया गांधी जी, ये सब सीनियर पॉलिटिशियन है। जब कुछ कहते हैं तब उस विषय के ऊपर चर्चा करके एक शब्द कहते हैं। ये लोग छोटा मोटा लीडर नहीं है, छोटा मोटा लीडर नहीं है। लेकिन ममता दीदी जब देख रहे हैं 2 महीने से बांग्लादेश के ऊपर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, विदेश मंत्रालय, जयशंकर जी, कोई भी एक भी शब्द नहीं बोल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी सबसे पहले आगे आके ममता दीदी ने कहा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है, वो भी सबको लेके चलते हैं यहाँ पर बंगाल में, पूरे देश में। आज भी हम लोग मानते हैं ममता दीदी एक बार प्रधानमंत्री बने, हम लोग भी चाहते हैं। पर ये बात याद आने में 4 महीने क्यों लग गए सर? 5 अगस्त को जब तख्ता पलट हुआ था, क्या आपको पता है कि 17 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी, 17 अगस्त को ही आ गई थी, और उस रिपोर्ट में लिखा था कि 650 लोग मारे गए हैं बांग्लादेश में और इनमें कई हिंदू भी शामिल हैं। 17 अगस्त को ये रिपोर्ट आ गई थी। उसके बाद बांग्लादेशी मीडिया ने बोला कि कम से कम 1068 हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले हुए हैं। ये सितंबर में रिपोर्ट आई थी, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। ये चिंता जताने में 4 महीने का वक्त क्यों लग गया बादल जी? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक सेकंड, करण वर्मा अपना पॉइंट रखेंगे, फिर तजम्मुल जी आपके पास आ रही हूं। बस मैं आ रही हूं आपके पास से। तजम्मुल अपना पॉइंट रखिए। करण वर्मा, मैं जरा टीएमसी के नेताजी जो कह रहे हैं कि अरे ये छोटा मोटा चलता रहता है, बादल जी, इनकी ममता बनर्जी की स्टेटमेंट बता रहा हूं। 11 अप्रैल 2024 को ईद के दिन
ममता बनर्जी खुले मैदान में कहती हैं खून भी बहाना पड़ गया, रेड ब्लड, पर सीएए नहीं आने देंगे हम। ये शब्दावली थी इनकी, खून भी बहना पड़ गया। तो आप सोच सकते हैं कितनी सीरियस थी वो। इस मामले में उनकी बिल्कुल इनसेंसिटिविटी थी कि हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट का जो ब्लड बहाया जा रहा है वहां पर, उसके प्रति उनमें कोई संवेदना नहीं थी। वो यहां तक खून बहाने को तैयार थी। आज आप प्रायश्चित करिए और माफी मांगिए टीवी पे इस चीज के लिए। जब आप दर्द व्यक्त करते हैं आज हिंदुओं के लिए वहां पे, तो साथ में एक पहले माफी मांगिए, तब बात हो सकती है इस पे आपकी तरफ से। सैयद तजम्मुल, यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, कोई अगर अपनी आवाज उठाता भी है बांग्लादेश में तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब महबूबा मुफ्ती जी कहती हैं कि जो बांग्लादेश में हालात हैं वैसे ही हमारे देश के अंदर भी है, तो उनकी जो सफरिंग है उसको मिनिमाइज नहीं किया जा रहा। जो बांग्लादेश में चल रहा है उसकी तुलना भारत के साथ कैसे की जा सकती है? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी टाइम से हमारे गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनको सुन रहा हूं, लेकिन जब आप पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के उस बयान की बात करें जो उन्हें जम्मू में दिया कल, यकीनन जहां बांग्लादेश की इस सिचुएशन को हम देखते हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक तारीखी चैप्टर है जम्मू कश्मीर के साथ साथ दोनों देशों के बीच में, इसकी तारीख एक लंबी चौड़ी है। और पिछले ही महीने जो सिचुएशन वहां पे बनी उसके बाद मुल्क जो है हमारा, उस तरह से जो कई सवालात हैं वो उठे। लेकिन जो आप भारत में, यूपी में, बाकी जगहों में, जम्मू कश्मीर में सिचुएशन को देखते हैं, इसकी प्रेरणा आप अगर बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं, वहां तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। जम्मू कश्मीर में, मुल्क भर में हमारी डेमोक्रेसी, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा गृह मंत्रालय, हमारा रक्षा मंत्री, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, हमें उम्मीद थी कि शायद जो जम्मू कश्मीर में या दुनिया भर में, जब मुल्क भर में जो भारत की एक डेमोक्रेसी का एक नाम है, उसकी प्रेरणा, उसका फायदा जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर के मुसलमानों को होना चाहिए। माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज के बीच में जब आप देखते हैं तो यकीनन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जो कहती है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है तो उसका नोटिस जो है वो कौन लेगा, लेकिन भारत में जो हो रहा है उसका नोटिस भारत और बांग्लादेश में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों को जो कंपेयर किया जा रहा है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? अगर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जो कुछ घट रहा है बांग्लादेश में वैसे ही हालात इंडिया में भी हैं, दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है? देखिए, अगर आप पिछले 5-8 साल की सिचुएशन देखें और उसके बाद जो बीजेपी की इस वक्त सरकार है या इससे पहले भी कोई चेंज ऑफ गार्ड नहीं आया 5 साल के बाद, तो अगर आपको मुल्क की तस्वीरें देखने को मिलेंगी तो आप उत्तर प्रदेश से ही शुरू करें, आप मुजफ्फरपुर जाएं, आप कहां पे आपको तस्वीरें नहीं मिलेंगी जहां आपको इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो ज्यादतियां कई तबकों से हुई, उसकी प्रेरणा करना बांग्लादेश के साथ कोई ज्यादा अंतर नहीं देखा जा सकता है। अंतर नहीं है भाई? मैंने बताया कि बांग्लादेश में अभी कोई एक प्रॉपर सरकार भी नहीं है। आपके तो राज्य में अभी चुनाव हुए हैं सर, आपकी पार्टी ने वो चुनाव लड़ा, आपको पूरी सहूलियत दी गई वहां पे। अब अगर आप हार गए तो ये भारत की गलती नहीं है ना, ये तो आपकी पार्टी में कमी है। अब आप हमारे देश को बांग्लादेश बता दे क्योंकि आपकी पार्टी हार गई, ये बात सही नहीं है। यहाँ लोकतंत्र है, हमारा ही देश जहाँ है, पर तो ये सारा बिल्कुल हम सबका देश है। हमें जब आप अलग, ये वो देश है जहाँ पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है। देखिए, चुनाव और ये वो भी देश है जहां पर महबूबा जी आए दिन जो मन में आए वो कहती हैं और उनको खुली छूट दी जाती है कहने के लिए। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके जेल में नहीं डाला जाता। वहां पे चिन्मय दास को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि वो हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती का अगर आप मुकाबला किसी और लीडरशिप के साथ कर रहे हैं तो शायद आपको बहुत लंबी फहरिस्त में जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में कितने ही मुश्किल हालात में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को विस्थापन होने से कितनी कोशिशें की रोकने के लिए। कहां विस्थापन पर पहुंच गए? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं कि अगर आज महबूबा जी कहती हैं कि भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप मेरे को 3 चीजें बताइए जो कि बांग्लादेश और भारत में एक समान है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में इस स्टेटमेंट के बाद अगर आप देखें कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या पीडीपी अध्यक्षा बंद नहीं रही, क्या फारूक अब्दुल्ला बंद नहीं रहे, क्या उमर अब्दुल्ला बंद नहीं रहे, उनको कौन सा देशद्रोही का मुकदमा था? वो तो 4 अगस्त 2019 की सिचुएशन को मानने से इनकार कर रहे थे। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का आप बहुत ज्यादा बिगल बजा रहे हैं। किस स्टेट में 10 साल के बाद इलेक्शन होते हैं? क्या जमहूरियत को बचाने के लिए क्या डिलिमिटेशन परिसीमन
और बाकी इश्यूज को लेकर आप 10 साल देर करेंगे जम्मू कश्मीर के नागरिक को, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के विकास को केंद्रीय सरकार के साथ मिलाने के लिए, देखने के लिए। अगर तीसरी बात आप करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव लड़ा, अच्छा लड़ा, पूरा लड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही, इन चुनावों को कराने में पीडीपी ने जब 96 में कमबैक किया था और पार्टी को लॉन्च किया था, तब तो मिलिटेंसी के हवाले जम्मू कश्मीर था। सर, आप और कहां पीडीपी के कितने 96 में कार्यकर्ता पहुंच गए? मारे मैं गए फिर से चुनावी आपसे सवाल जमहूरियत पूछूं। को। ठीक है, आपने एक पॉइंट बताया, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। देखिए 2019 में जिस तरीके से पूरे गुपकार अलायंस को नजरबंद कर दिया गया था, बांग्लादेश जैसी स्थिति बना दी थी आपने जम्मू कश्मीर में भी। सारे जितने आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे सबको चुप करा दिया आपने। बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। पद्मजा जी मुझे बताइए, जम्मू एवं कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद क्या मुसलमानों का या हिंदुओं का नरसंहार हुआ क्या? सुश्री महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि अगर अनुच्छेद 370 को संशोधित कर दिया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला एक हाथ नहीं बचेगा। ये धमकी थी, ये हिंसा फैलाने की धमकी थी। तो जो हिंसा फैलाने की धमकी देगा, संविधान और कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करना या तो राष्ट्र का धर्म है, और उसमें भी जो है उनके खिलाफ कोई असंवैधानिक कार्रवाई हुई क्या? संविधान सम्मत, कानून सम्मत हिंसक गतिविधियों में संलिप्त ना होने, हिंसा ना भड़काने के लिए कार्रवाई हुई। और बांग्लादेश में आप ही बता रही कि 1062 हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। एक भी लाश जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के द्वारा किसी की गिराई गई क्या? वहां पर कौन लोग लाशें गिरा रहे हैं? सैयद तजम्मुल। तो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, 4 अगस्त 2019 को पहले जानना बड़ा जरूरी है, जो कि हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हमारे साथ इस वक्त हैं। 4 अगस्त 2019 को आप देखिए ना, गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी को श्रीनगर एयरपोर्ट आने नहीं दिया आप लोगों ने। उसके बाद आपने राज्यसभा में बात रखने नहीं दी। फारूक अब्दुल्ला साहब सीनियर नेता, महबूबा मुफ्ती साहिबा, उमर अब्दुल्ला साहब, ये सारे बंद थे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ये बांग्लादेश के इस सिचुएशन को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जब 4 मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया, 4 अगस्त 2019 का फैसला जो था, बांग्लादेश में सर नरसंहार चल रहा है, मैसेकर है जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो मैसेकर है। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि जो वहां अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। और वैसे तो अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ी त्रासदी जम्मू कश्मीर में भी हुई है। यह अलग बात है कि आपकी पार्टी मानती नहीं है, क्योंकि सर आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में कोई अल्पसंख्यकों की पार्टी नहीं है। अल्पसंख्यक तो जम्मू कश्मीर में हिंदू हैं, और उनके खिलाफ जो वहां पर अत्याचार हुए थे आपकी पार्टी ने कभी उसको माना नहीं। 10 सेकंड प्रेम शुक्ला जी, 10 अगर सेकंड। आपको जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पैराग्राफ पढ़ना होगा, आपको इलेक्शन मैनिफेस्टो देखना होगा, तो पहले ही लिखा जा चुका है कि जितने भी हमारे हिंदू बिरादरी के लोग हैं उनको घर वापस लाने और बसाने के लिए, ये तो आप अब कह रहे हैं ना सर, ये तो आप अब कह रहे हैं, पर फिर भी जब आप बांग्लादेश और भारत की तुलना करते हैं तो ये बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ है ये वक्तव्य। प्रेम शुक्ला जी। पद्मजा जी, एक बार कश्मीर में बांग्लादेश की तरह ही हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, और उस नरसंहार का अपराधी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के जो पिताश्री थे। ये आरोप गलत है, इसमें कोई बुनियाद नहीं है। जो इस देश के गृह मंत्री थे उस समय, देश के गृह मंत्री थे। अरे भाई, हर कोई जानता है। अभी बीच में चीखने लगे, जम्मू कश्मीर अभी बीच में चीखने लगे। इनका बुर्का मैंने पढ़ा और ये चीख पड़े। मुख्यमंत्री इनके जो है इनके बुर्के को पढ़ते ही ये चीख पड़े। मियां जम्मू कश्मीर में पहली बार पंडित बरादरी के लोग जो हैं ये सत्य है कि नहीं है? कश्मीरी पंडितों के नरसंहार करने का कुकर्म श्रीमान मुफ्ती सईद के कार्यकाल में हुआ कि नहीं हुआ? ये बहुत गलत आरोप है, और जब आरोप लगाते हैं इसकी सेंसिटिविटी देखनी होगी। सही आरोप है। ये पद्मजा जी इसको वेरीफाई कर सकती है। पद्मजा जी आप वेरीफाई कर सकती है। पद्मजा जी आप वेरीफाई कर सकती है। ठीक है। जब कश्मीर में हिंदू पंडितों का नरसंहार किया गया तब केंद्र में गृह मंत्री कौन था? उसका नाम मुफ्ती मोहम्मद सईद था कि नहीं था? और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने
कश्मीर के हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या किया और क्यों नहीं किया? रुबिया अपनी बेटी के लिए तो आतंकवादियों को रिहा कर दिया, लेकिन मुझे बताइए कश्मीरी पंडितों के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने क्या किया? क्या किया मुझे बताइए, क्या किया? एक कदम मुझे बता दीजिए। तो महबूबा के पिताश्री, महबूबा के वालिद का जो पाप है वो बांग्लादेश के सवाल 1990 में था। हिंदुओं का नरसंहार और हिंदुओं के नरसंहार के पापी कोई है तो महबूबा मुफ्ती का परिवार है, उनके वालिद है। जिम्मेदारी लेंगे कि बाकी गृह ठीक है, इतिहास में जिसने पाप किया उसने किया, पर अब करण वर्मा, अब जो है पूरा विपक्ष एक हो गया है। आज प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उन्होंने। उधर से ममता बनर्जी दबाव बढ़ा रही हैं, इधर पे प्रियंका चतुर्वेदी ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि प्रधानमंत्री कब तक चुप रहेंगे और एमईए कब रेस्क्यू मोड में आएगी। क्या हिंदू तब तक ही जरूरी हैं जब तक वो भाजपा के लिए वोट दे, नहीं तो उनको उनके हाल पर क्या छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने? अब पूरा विपक्ष एक होकर के दबाव बना रहा है प्रधानमंत्री को, कह रहे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। नहीं पद्मजा जी, पूरा विपक्ष एक होकर एक अगर रेजोल्यूशन भेजता पार्लियामेंट से यूनाइटेड, तो बहुत अच्छी चीज दिखती हम लोग को भी। एक यूनाइटेड रेजोल्यूशन जाना चाहिए था। इसी पार्लियामेंट ने, सोचिए आप जरा, यूनाइटेड रेजोल्यूशन दिया था कि डेनमार्क की सरकार को माफी मांगनी चाहिए जब एक डेनिश कार्टूनिस्ट ने एक गलत चित्र बना दिया था। आप सोचिए, एक कार्टून के ऊपर तब सोनिया गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट को एक रेजोल्यूशन पास करना है अपॉलॉजी का। इसी पार्लियामेंट ने फिर सलमान रश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस बैन करी थी। क्यों? क्योंकि एक विशेष समुदाय का वोट बैंक चाहिए था, तो हमने पार्लियामेंट के जरिए किया। आज ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। क्यों नहीं पार्लियामेंट की तरफ से एक कायदे का रेजोल्यूशन यूनाइटेड जाए बांग्लादेश के खिलाफ कि हम सब इसके अंदर एक हैं? नहीं, पर व्यक्तिगत तौर पे तो सब अलग अलग लिख रहे हैं ना। आप प्रियंका गांधी वड्रा ने भी लिखा है, उनसे बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि भाई आप गाजा के ऊपर बोलती हैं, आप ढाका पे क्यों नहीं बोलती। उन्होंने भी कहा कि जो हो रहा है बांग्लादेश में वो बेहद चिंताजनक है और मैं चाहती हूं कि सरकार कुछ करे इस बारे में। तो हर कोई बोल तो रहा है अब तो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बोल रहा है, चलिए, कोई हमें उनसे वो नहीं लेना बोलने का भी। पर अगर बात आप कर रही हैं एक्शन की, तो मैं आपको ये बता दूं, सरकार की तरफ से एक मैसेज तो गया ही है। ये बिल्कुल सही अपेक्षा है हम सबकी कि सरकार इस पर ठोस कदम उठाए। मेरा मानना है इनको $850 मिलियन के अनपेड ड्यूज हैं इस समय बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, अदानी कंपनी को जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। मेरे हिसाब से अगर बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार कंटिन्यू होता है, हमें इनकी इलेक्ट्रिसिटी वापस ले लेनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। हमें इनको रॉ मटेरियल जो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है वो भी खींच लेना चाहिए और हमें टोटल बैन कर देना चाहिए बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को, अगर वहां पे हिंदू नरसंहार चाहिए। मैं चाहता हूं सरकार जल्दी से जल्दी इस तरह के ठोस कदम उठाए, क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, हिंदुओं की जो जान की कीमत है वो हर किसी ने बहुत कम उठाई है। इस सरकार से हमें अपेक्षा है, क्योंकि इसने हमेशा उस बात की वैल्यू करी है, और मैं चाहता हूं ठोस से ठोस कदम जाए, क्योंकि बाकियों से तो हमें उम्मीद भी नहीं है। बाकी तो हमास के लिए रैली होने देते हैं, घरियाल आंसू बहाते हैं, यासीन मलिक की पैरोकारी करते हैं, सैयद तजमुल जैसे लोगों की पार्टी यासीन मलिक और बुरहान वानी के साथ खड़ी हो जाती है, तो उनसे तो हमें अपेक्षा भी नहीं है। पर हाँ, हमें प्रेम जी की पार्टी से अपेक्षा है कि वो जल्दी से जल्दी इस पर ठोस कदम उठाएं, क्योंकि हिंदुओं के पास ज्यादा समय नहीं है। पद्मजा जी, जो ठीक है, प्रेम शुक्ला, आप जब इससे पहले कि इसका जवाब दे, बादल देवनाथ, अगर टीएमसी सच में उनको चिंता है, क्या आपके सांसद लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन लाएंगे, कहेंगे कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं, या फिर ये बस एक टोकन किस्म का हो जाएगा? नहीं, आज तो पार्लियामेंट, नहीं मैडम, आज तो पार्लियामेंट में बांग्लादेश के विषय में चर्चा करने टीएमसी तो दावा किया है पार्लियामेंट में। और सबसे बड़ा बात है ममता बनर्जी, फिर मैं कहूंगा ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर एक सबसे एक्सपीरियंस ममता बनर्जी लीडर है। और ममता बनर्जी आज भी कहा विधानसभा में यूनाइटेड नेशन से शांति सेना बांग्लादेश में तैनात करना चाहिए, ये ममता दीदी ने मांग किया है। और सदन में प्रस्ताव लाएंगे, सदन में प्रस्ताव लाएंगे, आप अमित शाह जी सदन में प्रस्ताव लाएंगे, और आपकी पार्टी क्या सदन में प्रस्ताव लाएगी? क्यों चुप है? आपकी पार्टी क्या सदन में प्रस्ताव लाएगी? राजा क्यों चुप है? मैं यही तो हम सब बांग्लादेश के विषय में हम जैसे चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री की चिंतित है, हम सब जानना चाहते हैं। इनको, बादल जी को शायद पता नहीं अपनी सरकार की। एक बात मैं इनको जरा बता दूं,
होम मिनिस्ट्री और ममता बनर्जी में 2019 के बाद से 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं एट द हाईएस्ट लेवल। अमित शाह जी और ममता बनर्जी भी 30 एकड़ जमीन मांगी गई है पद्मजा जी बीएसएफ की पोस्ट के लिए, बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ की पोस्ट के लिए सुरक्षा को देखते हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि किस लिए, क्या हम पे नजर रखने के लिए कर रहे हो ये काम? ममता बनर्जी ने 5 साल में, ये है इनकी देश प्रेम, ये है इनका देश की सुरक्षा की ओर कमिटमेंट, 30 एकड़ जमीन बीएसएफ को हमारे देश की अभी तक दी नहीं है। ये हालत है ममता बनर्जी की। तो प्लीज यहां पर बैठ के ज्ञान मत दीजिए। आपकी नीति, आप रैलियों में जो बोलते हैं तुष्टिकरण के, बोले वो बिल्कुल विपरीत है जो आज आप यहां बोल रहे हैं बादल जी। बादल मत दीजिए, आपका ज्ञान मैं नहीं लूंगा। आप कौन है मैं नहीं जानता हूं। मत लीजिए, वो आपने दरवाजे बंद करे हुए ऊपर के तो आएगा नहीं, आपको दरवाजे खोलने होंगे तभी पहुंचेगा आप। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो 5 मीटिंग नॉर्थ ईस्ट में जो 5 मीटिंग हुआ था, उसमें ममता जी एक मीटिंग में भाग लिया था। चारों मीटिंग में जो चीफ सेक्रेटरी है, बीएसएफ को जमीन देने की बात कर रहा हूं मैं, उसमें रहिए, इधर उधर मत जाइए। और बीएसएफ को 30 एकड़ जमीन अभी तक आपने नहीं दी 5 साल में। सभी मुख्यमंत्री तो आप जानते नहीं है, आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत। ममता मैंने सारे, मैं क्या बोल रहा हूँ, कानून बता रहा हूँ आपको। आपकी मीटिंग में ममता बनर्जी की स्टेटमेंट है, ये सबको जमीन किस लिए चाहिए, हम पे नजर रखोगे क्या? बादल देवनाथ जी, आप एक छोटा सा काम कर दीजिए ना, आप कहिए कि बाकी ठीक है, बाकी पार्टियां, सरकार चुप है। वैसे तो विदेश मंत्री ने बाकायदा बयान दिया है संसद के अंदर, और उनसे सवाल भी पूछा गया था, मंत्रालय से सवाल भी पूछा गया था, मंत्रालय ने इस सवाल का जवाब भी दिया है, प्रधानमंत्री ने भी बोला है, अमित शाह ने भी बोला है। आप बाकी पार्टियों को छोड़िए, आप कहिए कि क्या तृणमूल कांग्रेस सदन के अंदर प्रस्ताव लाएगी? बांग्लादेशी हिंदुओं के हम साथ खड़े हैं, आप सदन में एक प्रस्ताव ले आइए। मैडम एक डिसीजन तो मैं नहीं ले सकता हूँ, एक डिसीजन ममता दीदी खुद देगी। वो पार्टी के चेयरमैन है, मुख्यमंत्री है, पार्टी के नहीं, पर आप प्रवक्ता है ना, आपको बोलने में क्या हिचक हो सकती है? जब खुद मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इतनी चिंतित हैं, तो फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस के जितने सांसद हैं उन सबको मिलकर के एक प्रस्ताव लाना चाहिए। भाजपा के समर्थक ने जो झूठ बोल रहा है, एक भी मीटिंग में ममता जी को बोलने नहीं दिया जाता है। ममता बनर्जी, अगर झूठ बोल रहा हूँ मैं चला जाऊंगा। क्या झूठ बोल रहे हैं? जमीन बीएसएफ के पोस्ट के लिए नहीं दी। ममता बनर्जी ने सीए एक भी मीटिंग बता दी। एक सेकंड चिल्लाइए मत, क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ बोल रहे हैं? एक नक्सल चला बंगाल को बर्बाद करने के लिए पूरा वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सब चुपचाप बैठे बंगाल को बर्बाद करने के लिए। कौन चुप बैठा है? बादल जी एक सेकंड मैं कुछ चीजें एकदम साफ कर दूं। आप बार बार कह रहे हैं कि सब लोग चुप बैठे हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि अगस्त से लेके अब तक सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से बार बार बयान दिए गए हैं। हर चीज के ऊपर उन्होंने बांग्लादेश की सरकार से जिम्मेदारी और जवाबदेही मांगी है। इसके आगे आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उस पर हमला कर दिया जाए बांग्लादेश के ऊपर? आप बताइए। आप अगर कह रहे हैं कि आज ऑल पार्टी मीटिंग होती है और आप ऑल पार्टी मीटिंग में कहिए कि हमला कर दिया जाए, चाहते क्या है आप? मैडम आपने खुद आंसर दे दिया। मैडम आपने खुद एक आंसर दे दिया। ऑल पार्टी का मीटिंग बुलाना चाहिए और यूनाइटेड नेशन से बात करना चाहिए, शांति सेना वहां पर तैनात करना चाहिए। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी खुद प्रधानमंत्री जी इस विषय में देखना चाहिए। और फॉरेन मिनिस्टर कोई प्रवक्ता एक लाइन बोल दिया, वो बस शांति हो गया बांग्लादेश। ठीक है, विपक्ष और आपके समर्थक सब आपसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं। विपक्ष को उम्मीद है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। दोनों बादल देवनाथ और करण वर्मा ने सवाल पूछे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, आप सीधे संयुक्त राष्ट्र के पास जाएं और आप खुद हस्तक्षेप करें। आपके समर्थक कह रहे हैं कि आप जितने भी बिजनेस टाइज हैं बांग्लादेश के साथ उनको खत्म कर लें और जो उनको बिजली जाती है भारत से वो भी बंद कर दें। कुछ कदम उठाइए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भारत सरकार बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए हर संभव निर्णय लेगी। लेकिन श्रीमान बादल देवनाथ जी, कब लेगी? अभी एक अस्पताल ने कोलकाता के ये निर्णय लिया कि हम बांग्लादेशियों का इलाज नहीं करेंगे। आपके फिरहाद हकीम उस अस्पताल के खिलाफ खड़े हो गए। तो आपका ये दोमुहापन क्यों है?
फिरहाद हकीम जो है एक तरफ कहते हैं कि बांग्लादेशी नरसंहार कर रहे हैं हिंदुओं का, उन बांग्लादेशियों का इलाज करने से कोलकाता के एक अस्पताल ने इनकार कर दिया, तो उसको धमकाने लगे फिरहाद हकीम। तो आप ही की पार्टी में ममता बनर्जी की बात फिरहाद हकीम नहीं सुनते क्या? फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के ऊपर है क्या कि फिरहाद हकीम की सांप्रदायिकता जो है नियंत्रित करने में आपकी तथाकथित ब्राह्मण सुश्री ममता बनर्जी विफल है? क्या है जरा बताइए। बादल जी, प्रेम शुक्ला जी, कोई भी हॉस्पिटल जिसका डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट, उसका काउंसिल भी होता है, फेडरेशन में तो आपको बहुत कुछ कमेटी में होता है। एक भी हॉस्पिटल, उनका प्रिंसिपल एक डिसीजन, पूरे देश के अंदर कोई भी हॉस्पिटल कोई डिसीजन है, एक हॉस्पिटल खुद आपका अपना डिसीजन दे सकता है जी मैं बांग्लादेश से कोई भी आएगा उसका इलाज मैं नहीं करूंगा, कर सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का इलाज नहीं करेंगे, इसमें क्या गलत है? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, कई का एडमिनिस्ट्रेशन है, और एक पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। अभी आप बदल गए, बांग्लादेशियों का इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक हॉस्पिटल एक डिसीजन ले लेगा, बांग्लादेशियों का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बहुत सीधा बताइए। बांग्लादेशियों का इलाज बंद होना चाहिए कि नहीं? और आज मान लीजिए, अमेरिका से कोई हॉस्पिटल बोलते तो नहीं बोल सकता हूँ। मैं उनका इलाज नहीं करूंगा। क्या बात है, देखिए देख लिया आपने, सामने आ गया इनका बुर्का फट गया, टराटर सारा इनका बुर्का फट गया, ले सकता है। और मैं बुर्का फट गया, फिरहाद हकीम के साथ खड़े होकर बदलते होना। देश को पूरा ममता बनर्जी जी को भूल गए, तो बर्बाद किया, ये फिरहाद हकीम के साथ खड़े हो गए। मोदी जी ने और जो ज्ञान दे रहा है भाजपा का देश बर्बाद कोई कर ही नहीं सकता। फिरहाद हकीम जैसे घुसपैठियों के समर्थकों के अलावा कोई नहीं कर सकता। घुसपैठियों के आका फिरहाद हकीम जैसे असामाजिक तत्व ही देश को बर्बाद करने के डॉक्टर साहब है जिनका जिक्र किया जा रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी का भी इलाज नहीं करूंगा। एक सेकंड मैं थोड़ा सा दर्शकों को समझा दूं कि क्या बात हो रही है यहाँ पर। बंगाल में एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने कहा कि मैं लगातार देख रहा हूं कि हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं बांग्लादेश में, और जो हमारा तिरंगा है उसको पैरों तले रौंदा जा रहा है। मैं बस ये चाहता हूं कि अगर कोई भी बांग्लादेश से आए तो वो तिरंगे को सलामी करे, वो ये कहे कि हम तिरंगे का रिस्पेक्ट करते हैं, हम तिरंगे का आदर करते हैं, मैं उसका इलाज कर दूंगा। इसके बावजूद उन पर हमला किया जा रहा है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है बादल देवनाथ जी कि अगर कोई ये कह रहा है कि हम तिरंगे का सम्मान करने वालों का ही इलाज करेंगे, हम उनका इलाज करेंगे जो कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा करे, तो इसमें गलत क्या है? एक तरफ आप खुद चिंता जताते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई आदमी कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ा होता है तो आप उन्हीं को दबाने की कोशिश करते हैं। मैडम कोई भी देश का जो हकीम को हिकमत सिखाएं, उसको हम सब सम्मान करते, कोई भी देश का। मेरा बात सुनिए, कल अमेरिका, कल लंदन, कल जर्मन से कोई भी हॉस्पिटल बोल देगा फिरहाद हकीम को हिकमत सिखाएं इलाज के लिए, हम सब वहाँ पर इलाज नहीं करेंगे। तिरंगे का सम्मान करने वालों की हिकमत हकीम को सिखाएं। एक हॉस्पिटल डिसीजन ले सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, बंगाल के ऊपर हेल्थ मिनिस्टर है, क्यों नहीं ले सकता? एक एडमिनिस्टर है। बादल जी देखिए, कोई भी बयान देना बहुत आसान होता है, पर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक। अगर सच में आप इन चीजों पर विश्वास रखते हैं तो कई बार जो है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ऑल्सो। पर बहुत दुख की बात यह है, और मैं अभी याद कर रही थी तजम्मुल साहब कि कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता है, 1-2 महीने ही बीते होंगे, जब हिजबुल्लाह के जो मुखिया हैं नसरल्ला, वो एक मिसाइल हमले में मारे गए थे, तो बाकायदा महबूबा मुफ्ती जी ने अपना इलेक्शन कैंपेन पोस्टपोन कर दिया था। उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन ही रोक दिया था। पर इतने दिन बीत गए हैं, लगातार हिंदू मर रहे हैं बांग्लादेश में, ना सिर्फ उसकी निंदा नहीं की, ये कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वही भारत में हो रहा है। कम से कम ये तो कह दीजिए कि हाँ खराब है, मैं इसकी भी निंदा करती हूं। नसरल्ला के लिए अगर आपको हमदर्दी है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए थोड़ी सी तो हमदर्दी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये विधानसभा के चुनाव थे और आखिरी 3 दिन ही थे जब उन्हें नॉर्थ कश्मीर में कुछ चुनावी जनसभाओं से मुखातिब होना था, लेकिन उन्हें उस दिन का कैंपेन जो था उसको स्टॉप किया। बिल्कुल सही, लेकिन उसका ये मैसेज था कि दुनिया भर में किसी भी जगह हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस अंदाज से लेबनान के बॉर्डर पर, पैलेस्टीन में इसराइल के बॉर्डर पर जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से
एक डोमिनेंस की कोशिश की जा रही थी, छोटे बच्चे थे अरे अस्पतालों सर, में खून की मैं सप्लाई लेबनान रोक का दी गई थी। विश्लेषण नहीं मांग रही हूं आपसे, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि अगर नसरल्ला के लिए अपना चुनावी जो कैंपेन है रोक दिया, तो कम से कम हिंदुओं के लिए 2 शब्द तो हो ही सकते हैं ना। अगर आपको उनकी याद जान की होगा इतनी कि तो कीमत होगी, नसरल्ला जितनी नहीं, थोड़ी तो उससे कम होगी। देखिए, पीडीपी का स्टैंड है कि हिंसा का कोई स्कोप नहीं है, किसी भी जगह उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो इस तरह के बांग्लादेश की सिचुएशन बनी हो। सर, मैं फिर से PDP आपसे ने पूछ रही हमेशा हूं से कि ऐसे नसरल्ला के मामलात लिए की निंदा जितना की है। गम था उतना ही हिंदुओं के लिए है बांग्लादेश में। देखिए, शायद वो ट्वीट आपकी नजर से ना गया हो, लेकिन जिस तरह से मेरे अभी दोस्त कह रहे थे कि बुरहान वानी साहब का, यासीन मलिक साहब का, बड़ी बड़ी ये पार्टी जो है समर्थन करती, देखिए ये चीजें विजिबिलिटी में आ जाती सर, है। बुरहान वानी जब ये हमारे लिए चीजें साहब तो मीडिया नहीं है, प्राइवेट में- बुरहान वानी हमारे लिए तो साहब नहीं है, पर मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि नसरल्ला के लिए अगर अपना चुनावी कैंपेन रोका जा सकता है, हिंदुओं के लिए 2 शब्द बोले हैं क्या पिछले 4 महीने में? देखिए, अगर आपने देखा होगा कि जिस अंदाज से भी, जिस तरह से भी हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के साथ कहीं पर भी कोई ज्यादती हुई है, पहला बयान जो है वो इल्तिजा मुफ्ती या महबूब मुफ्ती की तरफ से आया होगा, शायद आपकी नजरों से ना गया होगा। हाँ, मेरी लेकिन नजरों मैं से नहीं याद गया। आप बता दिलाऊंगा देंगे कि क्या जम्मू बोला कश्मीर- उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए उसका कंपैरिजन कश्मीर से किया गया, मुल्क के साथ किया गया, जम्मू कश्मीर के साथ किया गया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए गए उसका खिलवाड़ किया गया। सर, मेरा जो सवाल जम्मू आपसे बहुत कश्मीर की सीधा जो है। सिचुएशन बनाई आपने गई- कहा कि कोई ट्वीट रही होगी जो कि मेरी नजर से गई नहीं। आप बता दीजिए हमारे सारे दर्शकों को, जो भी अभी देख रहे हैं आपको, कि क्या बोला आपकी पार्टी ने या फिर आपकी पार्टी की मुखिया ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसकी निंदा करते हुए क्या बोला है? देखिए, अगर आपने हमारे को स्पीच मिस हो पूरी गया सुनी होगा। होगी, अगर स्पीच आपने पूरी सुनी होगी, अगर आपने उसका मतन निकाला होगा न्यूज एक्स पे या इस पे एक्स पे जाके, तो शायद अधूरा होगा। उसमें तकरीर में मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा कि पीडीपी या महबूब मुफ्ती की जात जो है वो किसी भी कीमत पर किसी हिंदू के साथ ज्यादती हो, सिख के साथ ज्यादती हो, उसको हर कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जो जुमला निकाला गया है उसमें सिर्फ इतनी गुंजाइश छोड़ी गई है कि शायद मुसलमानों की या हिंदुओं की तुलना जो है वो बाकी देश के बाकी हिस्सों के साथ की जाती है। बाकी पीपल्स सर, डेमोक्रेटिक तुलना तो आप कर रहे पार्टी है, हैं, निंदा आपने की है कि नहीं की है? बिल्कुल की है। उसमें चलिए, क्या करण कोई वर्मा की गुंजाइश है नहीं? निंदा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं किसी पे भी अत्याचार हो उतनी ही निंदा होनी चाहिए, और निंदा हो रही है। बहुत बहुत एहसान कर दिया इन्होंने निंदा करके, क्योंकि हमें याद आता है इससे पहले आपने सही बोला, नसरल्ला के टाइम पे इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन रोक दी थी, सिर्फ निंदा नहीं करी थी, कैंपेन ही रोक दी थी। बुरहान वानी के लिए बकायदा एक जलसे में बोला था कि ये बेचारा लड़का, हेडमास्टर का बेटा, ठीक है ना, जो एक आतंकवादी था, उसके लिए ये शब्द निकले थे इनके मुंह से, तब सिर्फ निंदा नहीं निकली थी। देखिए देखिए तब देखिए, इस बिल्कुल बात को छाती मैं पीट पीट के क्लियर भी करूंगा लड़का यहाँ था। पर, एक जिस वक्त सेकंड, बुरहान एक वानी सेकंड, का एपिसोड बोलने हुआ दीजिए था, जरा। देखिए पद्मजा जी, अभी गलत बात है, मैं चैन से सुन रहा था इनकी गलत बात। तरीके से पेश नहीं किया पद्मजा जाता। जी, प्लीज, महबूबा मुफ्ती पद्मजा ने जी, कहा, शेषपाल प्लीज, वेद मुझे बोलना डायरेक्टर है। जनरल थे, कहा था पद्मजा जी, लोकल this cannot मिलिटेंट happen। को एंगेज करो आप, मुझे जरा जितना बोलना है, हो please। सके। अरे सर, गोलियां कम चले ताकि सर, दोनों जितना साइड का बुरहान नुकसान वानी कम के हो। बारे में लेकिन होना ये था, कभी नहीं कहा वो कि चर्चा हो बेचारा चुकी था, है, आप छोड़िए। हेडमास्टर का बेटा एक था। सेकंड। देखिए, अब छोड़िए, जवाब बुरहान सारे वानी बता रहे खत्म हो तो गया, आपको वो कोई किताब गलत बंद हो बयान चुकी है, की उसको छोड़ गुंजाइश नहीं दीजिए। करेंगे। करण बोलने वर्मा, दीजिए। यासीन मलिक, जिसने माना हुआ है, जो आज कन्विक्टेड है, उसके लिए अभी कुछ महीने पहले इन्होंने, जो कि कोर्ट की प्रक्रिया हो रही है, उसके लिए इन्होंने हमदर्दी जाहिर करी। और ये जो बार बार सैयद तजमुल बार बार बोल रहे हैं ना कि वहां पे भी माइनॉरिटीज, यहां पे भी माइनॉरिटीज, मैं इनको थोड़ा ज्ञान दे दूं, यहां पे माइनॉरिटीज प्रेसिडेंट से लेके चीफ जस्टिस तक बने हुए हैं। और जहां आप ज्यादती की बात कर रहे हैं ना कि आज ज्यादती हुई है, 10% सेंट्रल फंड जाता है जम्मू कश्मीर का, जिसकी 1% पॉपुलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। और पिछले 5 साल का जिसका आप विलाप कर रहे हैं ना, 1.6 लाख करोड़ से बढ़कर आपकी जीडीपी आज हो गई है 2.67 लाख करोड़ पिछले 5 साल में। पत्थरबाजी खत्म हो गई। अब आपको अगर पत्थरबाजों के लिए संवेदना है तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, उनके लिए आप धरना दीजिए, जो करना है करिए। पत्थरबाजी को जम्मू कश्मीर की यहाँ की सरकार ने बंद किया, मिलिटेंसी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर की यहाँ की सरकार ने अपना कंट्रीब्यूट किया। भले उसमें गृह मंत्रालय का कितना सपोर्ट था, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकारों को माइनस करके अगर आज 30-40 साल के बाद, देखिए ये रातों रात नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के आज के नागरिकों को पता चला कि जम्मू कश्मीर में बात बहुत सीधी सी हो रही थी कि नसरल्ला पे जितनी चिंता उतनी ही हिंदुओं पे चुप्पी क्यों? ये सीधा सा सवाल था आपसे, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। आप 30 सेकंड दीजिए करण वर्मा को। जी जी,
इनको मैं बता दूं जरा, चाहे वो घर हो जिसमें 31% घर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज यानी मुसलमान को जाते हैं, माइनॉरिटीज नहीं सिर्फ मुसलमान की बात कर रहा हूं, 33% किसान सम्मान निधि योजना में मुसलमान को जाते हैं, 36% मुद्रा लोन में जाते हैं। आपके कश्मीर को, जो कि हम सबका कश्मीर है, उसमें 10% फंड जाता है, जबकि 1% पॉपुलेशन है। इसलिए बिना पढ़े बिना जाने ये जनता को ना आप गुमराह मत करिए। जनता अब जागती है, सब आप प्रगति के रास्ते पे और कंपेयर करने की गुस्ताखी मत करिएगा यहाँ की माइनॉरिटीज को वहां से। यहाँ माइनॉरिटीज प्रेसिडेंट भी बनेंगी, चीफ जस्टिस भी बनेंगी, चुनाव जीत के आएंगी। विकास के लिए आपसे हमें ज्ञान नहीं चाहिए। आप ये देखिए 4 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने बीत चुके हैं और उसके बावजूद हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो हिंसा, जो अत्याचार हो रहा है वो कम होने की बजाय बढ़ ही रहा है। अब शायद फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जिनको ये समझ में आने लगा है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है और भारत में वोटरों के मानस पर ये क्या असर कर रहा है। क्या इसी वजह से, एक सेकंड सैयद तजम्मुल, एक सेकंड, क्या यही वजह है कि आखिरकार 4 महीने बाद ही सही उन्होंने अपनी चुप्पी तो तोड़ी है, पर ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें सच में लगता है कि इनकी चिंता सही है, वाजिब है और इस पे हमें भरोसा करना चाहिए, तो सदन आपके सामने, सब पार्टियां मिलकर के वहां पर एक प्रस्ताव लाएं, यूनानिमस रेजोल्यूशन लाएं कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे और उन हिंदुओं के साथ सारे राजनीतिक दल भारत में खड़े हैं।